हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट जीके बनता है उन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, डेली 7 PM पर हम अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो अभी स्टेट वाइज स्टैटिक जीके चल रहा है। मध्य प्रदेश से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी का कलेक्शन एक जगह कम समय में आपको देने का प्रयास किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जैसे कि आप देख ले रहे हैं, हर चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है और राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कौन कौन से फेमस पर्सनालिटी है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इनके बारे में जितना जीके बन सकता है उसको देखेंगे। BR अम्बेडकर जी हो गए, इनके बारे में जितना, जिनका कहना है शिक्षा शेरनी की वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर संविधान के जादूगर कहे जाते हैं, संविधान के ज्ञाता कहे जाने वाले भीमराव अम्बेडकर। अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी चाहिए, वरदान नहीं मांगेंगे वो कुछ भी, लेकिन हार नहीं मानेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। यह सब आप लोगों को अपने भी जीवन में उतारना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है। तो इनका फेमस पुस्तक कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको भारत रत्न दिया गया है। तो हर एक चीज़ के बारे में, कालिदास की महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है, सभी चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे खजुराहो मंदिर है, सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पर है। तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में सभी को हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के में, भारत की स्थिति में मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं बीच वाला पार्ट में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कहा जाए तो सेकेंड स्थान पर है। 2000 से पहले, सन 2000 से पहले इसका स्थान फर्स्ट था, लेकिन 2000 में भारत का जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर के एक अलग स्टेट बन गया और उस समय भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट स्थान राजस्थान का हो गया और सेकेंड स्थान मध्य प्रदेश का हो गया और थर्ड स्थान बोला जाए तो हमारा महाराष्ट्र का है, जो कल के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अब क्षेत्रफल, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन उस समय पास नहीं हुआ था। तो 1956 में से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने लगा। तो वो सब बात भी हम लोग पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। अब आइए, मध्य प्रदेश के पुराना नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश के पुराना नाम, यानी इसको मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, इसको द हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि बाघों का शहर, सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही है, 526 बाघ मध्य प्रदेश में है। इसके संबंध मतलब कि अवंती महाजनपद से था। अब अवंती महाजनपद क्या कहिएगा? तो बुद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। बुद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में क्वेश्चन पूछ देता है, किस बुद्ध धर्म के किस निकाय से मालूम चलता है कि भारत 16 महाजनपद में विभक्त था? तो बुद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था अवंती, और अवंती की राजधानी उस समय उज्जैन हुआ करती थी। जैसे वज्र था, काशी था, कौशाम्बी था, ऐसे ऐसे 16 महाजनपद में विभक्त है। मध्य प्रदेश के बारे में और जाने तो दलहन, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के बारे में और खजुराहो का मंदिर है, नर्मदा नदी है, यहाँ के फेमस पर्सनालिटी कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के आप देख ले रहे हैं ग्वालियर का है, इस सब ग्वालियर में क्या विशेष है सबको हम पारी से इमेज वाइज कर करके, जैसे कि आपको इसके पिछले वाला वीडियो में महाराष्ट्र को दर्शाया है, आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ से सीमा लगाता है? तो गुजरात, राजस्थान। इसको देखने से आपको क्या होता है मालूम है? आपको भारत का नक्शा क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। और भारत के नक्शा अगर आपको क्लियर रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपको ज्योग्राफी पढ़ने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि मैप के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा चीज़ पकड़ पाइएगा। तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ऊपर से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है 2000 में, तो छत्तीसगढ़ और नीचे से महाराष्ट्र। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इधर से छत्तीसगढ़ और नीचे से महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सबको जानते हैं। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या आपको जानना जरूरी है। वैसे अभी वर्तमान में 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है। उन 5 स्टेट में आपको, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम इधर है,
तो वहां पे जहां चुनाव हो रहा है उसका लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या और विधानसभा के सीटों की संख्या आपको जानना सबसे जरूरी है। और इसका अनुच्छेद हम आपको पहले वाला भी वीडियो में बताया, 79, 80, 81 3 अनुच्छेद अभी हम लेकर के चल रहे हैं, आपको याद कर लेना है। उसके बाद से फिर विधानसभा, विधान परिषद कौन कौन से स्टेट में है, धीरे धीरे स्टेट में ही इसको हम इंक्लूड कर देंगे, जिससे क्वेश्चन हरदम पूछता है। सरला हम आपको ट्रिक बताएं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है, अनुच्छेद 81 में है। मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट पंक्षी कौन कौन से है, स्टेट पशु कौन कौन से है। तब राजकीय पशु यहाँ के क्या है, तो 12 सिंगा है। कौन है, 12 सिंगा, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। पंछी के बारे में बात करें तो दूधराज या सुल्तान बुलबुल भी बोला जाता है। राजकीय पंछी मध्य प्रदेश के दूधराज, इसको इंडियन पैराडाइज फ्लाई फीचर भी बोला जाता है। सफेद लिली यहाँ के राजकीय पुष्प है। और बरगद का पेड़, जैसे कि आप देख रहे हैं, राजकीय पेड़ बरगद का ट्री है। तो इस तरह से आप देख लिए। अब हर एक पर्सनालिटी के बारे में हम लोग जानेंगे, इससे हरदम क्वेश्चन पूछता है। और जिन पर्सनालिटी, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, आप देख ही रहे हैं, लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हुआ है। 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न दिया गया है। संविधान के निर्माता बोले जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो हर एक पॉइंट को अब हम एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को उठाते हैं। तो इनके दिल छू देने वाली बात क्या है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा। यानी यह हमको सीख देता है कि हमें हार मानना नहीं है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को होता है। जन्म कब होता है, 25 दिसंबर 1926 को होता है। तो क्वेश्चन हमको हरदम एग्जाम में पूछता है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस, एक बात यहाँ से क्लियर हो गया। हर एक पॉइंट में आपको एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो हर एक पॉइंट को कवर करना, हर एक पॉइंट को लिखना। वैसे इसका PDF हमारा इसके लिंक में रहता है और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। और लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो देखिए, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। किनके जन्मदिन पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर, तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद जन्मदिन पर युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो हर एक जन्मदिन धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा मालूम चल जाएगा। एक बार में याद करने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनको भारत रत्न कब दिया गया, तो 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इनके पुस्तक है मेरी 51 कविताएं, इनके फेमस पुस्तक है मेरी 51 कविताएं। निधन 2018 में होता है। हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग सुरंग है, जो किसके बीच में है, तो मनाली से लेह के बीच में, मनाली से लेह के बीच में 9 किलोमीटर लंबी रोहतांग सुरंग है। उसका नाम अटल सुरंग के नाम से इन्हीं के सम्मान में रखा गया था। यानी अब नाम रोहतांग सुरंग का नया नाम हो गया अटल सुरंग। तो इसलिए यह भी पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म होता है। इनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत में यह कितना बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो 3 बार PM रह चुके हैं। तो भारत में 3 बार PM रह चुके हैं। और उसके बाद से भारत रत्न इनको 2015 में दिया जाता है। 2018 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके प्रमुख पुस्तक मेरी 51 कविताएं इनकी पुस्तक है। रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग रख दिया गया है। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग सुरंग, लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देखते हैं पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया के पहले हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन हुए, तो पट्टाभी सीतारामैया। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया हुए। 1956 से 57 तक रहे थे। आपको एक और बात याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। उस समय सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया 2 आदमी दावेदार थे, कांग्रेस के अध्यक्षता कौन करेगा। तो उस समय विवाद के कारण चुनाव हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी कह रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस का अध्यक्षता करेंगे। तो उस कंडीशन में चुनाव हुआ। तो चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया जी की हार हो गई और सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई। उसी समय महात्मा गांधी जी बहुत दुखित होकर बोले थे, इनका हार मेरा हार है, क्योंकि इन्हीं को बनाए हुए थे। तो पट्टाभी सीतारामैया के बारे में आप जान जाइए, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं।
कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव लड़े थे। 1939 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। उसी में सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए चुनाव भी हुआ था। नेक्स्ट देखिए कालिदास। कालिदास को कौन नहीं जानता है? भारत का शेक्सपियर कहे जानते हैं कालिदास। कालिदास क्या कहा जाते हैं? तो भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास के कुछ कृति है उसको याद रखना जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन वैसे तो अभिज्ञान शकुंतलम, बालकाव्यमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतम सब आपको याद है, लेकिन क्वेश्चन घुमा करके क्या पूछ देता है? क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, नाटक है कि महाकाव्य है? या फिर पूछ देता है कि इसमें से कौन कालिदास जी के महाकाव्य है? उसमें से अभिज्ञान शकुंतलम, मालकाभिज्ञानम, मेघदूतम और रघुवंशम। तो आपको पृथक करके यानी डिस्ट्रीब्यूट करके याद करना है कौन नाटक है, कौन महाकाव्य है और कौन खंड काव्य है। तब नाटक में दो गो है, मतलब वैसे नाटक बहुत सारा है लेकिन इंपोर्टेंट हम छाट करके दो तीनों में लिखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम और मालकाभिज्ञानमित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम, मालकाभिज्ञानमित्रम, यह दोनों क्या है? नाटक है। महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम, कुमार संभवम। रघुवंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम महाकाव्य है। और खंड काव्य कहेगा तो मेघदूत और ऋतु संहार। मेघदूत, ऋतु संहार। तो मेघ का मतलब बारिश होता है और ऋतु यानी ऋतु में परिवर्तन कर देता है बारिश। तो मेघदूतम, ऋतु संहारम खंड काव्य। महाकाव्य में बात करें तो रघुवंशम, कुमार संभवम। रघुवंशम, कुमार संभवम महाकाव्य। और नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, मालकाभिज्ञानमित्रम। इस तरह से कालिदास जी के बारे में भी देख लिए। इनका भी जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है तो इसलिए यह यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। अब देखिए इनके बारे में, तानसेन जी के बारे में हम लोग जानते हैं। तानसेन अकबर के दरबार में आप जानते हैं 9 रत्न हुआ करते थे। उन्हीं 9 रत्न में से तानसेन एक है। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। तानसेन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। रामतनु पांडे। अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन है? तानसेन है। ध्रुपद के प्रसिद्ध कलाकार है। ध्रुपद क्या है? तो आपको याद है सारे गामा पधानी, इसी को ध्रुपद बोला जाता है। तब ध्रुपद के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो हमारे तानसेन। यानी तानसेन के बारे में जान गए। ध्रुपद के प्रसिद्ध कलाकार तानसेन है। अकबर के 9 रत्न में से एक है। तानसेन का भी जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। इनका उपाधि जो है मियाँ की उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन पूछ देता है और पूछा भी क्वेश्चन है कि मियाँ की उपाधि किसको दिया गया है? तो तानसेन को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो अकबर के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से आपको पट्टाभी सीतारमैया, अटल बिहारी वाजपेयी, कालिदास, तानसेन, इन लोगों के बारे में आपको क्लियर हो गया। इसी से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए BR अम्बेडकर। बहुत लोग सोच रहे होंगे तो फेमस पर्सनालिटी केवल बना दे, मध्य प्रदेश से क्या रिलेशन है? सबका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। जैसे भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ है, तब मध्य प्रदेश के मऊ में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। इससे जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सभी को हम एक जगह कलेक्शन किए हैं। तो इसलिए उसके बाद से हमारा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन आएगा, जिसमें से सांची का स्तूप होगा, खजुराहो का मंदिर होगा और बहुत सारा चीज़ जो हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, जिससे हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या जहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में संपूर्ण निचोड़ आपको दिया जाएगा। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर, इनका प्रमुख वाक्य, शिक्षा शेरनी की वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। माने जो जितना शिक्षित होगा उतना ही अपने बात को सही ढंग से रख सकता है। भीमराव अम्बेडकर मतलब कि किसके लिए? अछूतों के लिए। उस समय अछूत बोला जाता है, निम्न वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। संविधान के जो ज्ञाता बोला जाता है भीमराव अम्बेडकर को क्या बोला जाता है? जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 में होता है और इनको भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया गया था। भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। इनको मध्य प्रदेश में संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, उनको बनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल को चैत्य भूमि बोला जाता है। भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? चैत्य भूमि। लिख करके इसलिए लाए हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके।
नहीं तो इसको जो हम 30 मिनट में जितना चीज़ बनाने का प्रयास करें, आपको 1 घंटा से ऊपर, 1.5 घंटा, 1 घंटा से ऊपर के क्लास जाएगा। इसलिए सब चीज़ को लिख करके आपको डायरेक्ट समझाने की बात कर रहे हैं। तब भीमराव अंबेडकर संविधान के ज्ञाता, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मऊ में इनका जन्म हुआ था। समाधि स्थल चैत्यभूमि, समाधि स्थल चैत्यभूमि, समाधि स्थल क्या है? चैत्यभूमि है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अछूतों के प्रतिनिधित्व करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन कौन होता है, कब होता है? तो 30, 31, 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 31, 30, 31 और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 32। 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ही असफलता के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किए थे। सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, लेकिन फिर 31 में उसको स्थगित कर दिया गया था और 32 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पुनः उसको स्टार्ट किया गया था। अंतिम रूप से 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। तो सभी चीज़ों को आप लोग हिस्ट्री से भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट नाम है स्वर कोकिला। भारत की कोकिला, किला है, कोकिला है, कोकिला। भारत की कोकिला, किंग ऑफ मेलोडी यानी स्वर कोकिला किसको बोला जाता है? तो लता मंगेशकर को बोला जाता है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को होता है इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत की सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश है। भारत की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, तो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए इससे इम्पोर्टेंट बन जाता है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा बन रहा है। तो देखिए, स्वर कोकिला, भारत की कोकिला, किंग ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर को बोला जाता है। जन्म 28 सितंबर 1929 को होता है और इंदौर में, मध्य प्रदेश में। भारत रत्न इनको 2001 में दिया गया था। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को 1990 में। भीमराव अंबेडकर समाधि स्थल चैत्यभूमि। भारत रत्न इनको कब दिया गया? तो 2001 में। प्रसिद्ध गीत इनके कौन कौन से हैं? तुझे देखा तो ये जाना सनम, कभी खुशी कभी गम, आज फिर जीने की तमन्ना है। वैसे गाना जिनको आता होगा पूरा गा करके अपना जो इंटरटेनमेंट कर लीजिएगा। और उसके बाद से अब देखिए, भारत रत्न इनको दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमाना होगा तो इसी पर क्वेश्चन घुमा देगा। भारत रत्न प्रथम गायक चाहे गायिका कौन थी जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो हाल ही में इनका मृत्यु हुआ था। आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा और ऑप्शन में रहेगा, इसको मार दीजिएगा, लेकिन इसको क्लियर नहीं करना है। सबसे पहले भारत रत्न गायक के श्रेणी में गायिका के लिए डी सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था। सबसे पहला भारत रत्न गायक के क्षेत्र में डी सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था। इनको भी भारत रत्न 2001 में, यानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी भारत रत्न 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट है किशोर कुमार, जिनको आप देख ही रहे हैं, खंडवा, मध्य प्रदेश से। यह भी गायक हैं। इनका प्रसिद्ध गाना आपको याद ही होगा और आप जानते ही होंगे, नहीं तो सर्च करके थोड़ा सुन भी लीजिएगा। रूप तेरा मस्ताना, खई की पान बनारस वाला, खुल जा बंद अकल का ताला, मेरी सपनों की रानी कब आएगी तुम। यानी इस तरह से बहुत सारा इनका गाना है। इनका भी संबंध खंडवा, मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से लता मंगेशकर जी हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, कालिदास हो गए, तानसेन हो गए और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए। सभी के बारे में आप लोग जान गए। नेक्स्ट देखते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस कौन कौन सा है? टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस कौन कौन सा है? तो देखिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में आप देखिए सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो हम जान जाए 200 के रुपये पर किस चीज़ का फोटो बना होता है? तो सांची के स्तूप का फोटो बना होता है। जैसे हम आपको हरा सलाम करके ट्रिक बताए थे, हरा सलाम। तो हरा सलाम में ह से हम्पी की गुफा 50 रुपया पर, रा से रानी की बाग 100 रुपया, जो गुजरात के पाटन में, आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 100 से सांची का स्तूप 200 रुपया पर, ला से लाल किला 500 रुपया पर, और म से मंगलयान कितना पर? 2000 रुपया पर। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। हरा सलाम, सांची का स्तूप कितना रुपया के नोट पर है? तो 200 रुपया का है। अब सांची के स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। सांची के स्तूप के बारे में आप देख लीजिए। इसका जो प्रवेश द्वार होता है, जिसको आप देख रहे हैं, इसको तोरण द्वार कहा जाता है।
वैसे भी जिनका शादी होता है फर्स्ट बार जो द्वार प्रवेश करते हैं उसको तोरण रस्म वगैरह कुछ बोला जाता है। तो तोरण द्वार इसका प्रवेश द्वार है। तो तोरण द्वार प्रवेश द्वार है। ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। इसमें जातक कथा का उल्लेख है। जातक कथा माने बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म की माने पूर्व जन्म की जो है कि इतिहास का वर्णन है जातक में। तो बुद्ध धर्म के माने पूर्व जन्म के जो इतिहास किसमें है, तो जातक कथा में है। तो जातक कथा सांची के स्तूप के ऊपर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। जातक कथा के बारे में जान गए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप बुद्ध धर्म से संबंधित है। सांची के स्तूप जो है आप देख रहे हैं, तो या इसको तो तोरण बोल दिया जाता है। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये जो पेन से दिख रहा है, यहाँ पे जो पेन से दिख रहा है, इसको हर्मिका बोला जाता है। किसी भी स्तूप का जो सबसे पवित्र स्थान होता है वो हर्मिका होता है, और उसी के ऊपर एक छतरी होता है। तो सांची के स्तूप तोरण, यहाँ पे तोरण प्रवेश द्वार तोरण हो गया। यहाँ पे रहिएगा तो जातक कथा का उल्लेख यहीं पे किया गया है इस पर, और हर्मिका यहाँ पे ऊपर इसको हर्मिका बोला जाता है। सबसे पवित्र स्थान इसी को माना जाता है। जैसे केस हो गया बुद्ध भगवान का, या फिर कोई और अवशेष हो गया, चप्पल हो गया, या कुछ इनका चीज विशेष चीज उसमें उसका अंश माना जाता है उसको, और उसी के ऊपर एक छतरी लगा हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 1989 में शामिल किया गया था। हम आपको बताया था 1983 में भारत में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया गया है, जो कल के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। सांची के स्तूप को कब शामिल किया गया, तो 1989 में सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछ देता है हमारा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची को कब शुरू किया, मतलब कब स्थान मिला, तो सांची को 1989 में। तो इस तरह से सांची के बारे में जान गए। सांची के स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस सम्राट के द्वारा, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। जातक कथा का उल्लेख सांची धर्म के स्तूप में मतलब की व्याख्या मिलता है, और बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म जो जातक कथा में वर्णित है। और उसके अलावा सांची के स्तूप कितने रुपए के नोट पर है, तो 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है। तो इतना सब बात आपको एक साथ क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो का मंदिर। छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित है, जो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंदेल शासक के द्वारा इसको बनवाया गया था। खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। किस के द्वारा बनाया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब शामिल किया गया था, तो 1986 में। सांची के स्तूप को आप देखें 1989 में, लेकिन 1986 में खजुराहो के मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। एनटीपीसी में एक ट्रेंडिंग ही बन गया था। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक स्तूप हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे लाल किला हो, या आगरा का ताजमहल हो, उसके बारे में पूछा था कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो इसलिए यह पॉइंट क्लियर हो जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। खजुराहो के मंदिर को कब शामिल किया गया था, तो 1986 में। निर्माण किसके द्वारा, चंदेल शासक के द्वारा। किस शैली में बनाया गया था, तो पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक अगर मंदिर है, बड़ा मंदिर है, तो उसके आसपास छोटा छोटा 5 और मंदिर बनाया जाता है, यानी 5 और मंदिर छोटा छोटा होता है, उसी को पंचायतन शैली बोला जाता है। आसपास में इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, तो पंचायतन शैली समझ गए। खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अब क्वेश्चन वैसे अब इसके बाद से थोड़ा रोक दे रहे हैं, क्योंकि 25 मिनट का भी वीडियो हो गया है। प्रयास कर रहे हैं कि 25 मिनट के अंदर में ही वीडियो बने, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो को शॉर्ट किया जाए। लेकिन कंटेंट ज़्यादा हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश वैसे भी सेकेंड स्टेट, माने भारत की सबसे मतलब कि बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो देखिए, उसमें हम लोग गुफा पेंटिंग, जैसे कि जितना भी गुफा पेंटिंग है उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से मध्य प्रदेश में किला है, कौन कौन से स्टेडियम है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, पर्वत श्रेणी कौन कौन से है, नदी कौन कौन है, बांध कौन कौन है, जीआई टैग कौन कौन है। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको वह सभी कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। इसी में एक और जान जाइए कि पंचायतन शैली में जो छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है, उसके आसपास में जो और मंदिर है, उसमें से एक है मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, वह एक और फेमस मंदिर है जो शिव को समर्पित है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर भी कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मतलब छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।